जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस पाठशाला. रिसेंटली एनडीए एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड बाय यूपीएससी ऑन 18th अप्रैल. काफ़ी सस्पिशन लगाया जा रहा था कि ये एग्ज़ाम होगा नहीं, कीपिंग इन माइंड द लॉकडाउन एंड कोविड सिचुएशन विच इज़ गोइंग इन आवर कंट्री. बट ये एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया. और अगर मैं इस एग्ज़ाम के इस बार के लेवल की बात करूँ तो मैथ्स वाज कंपैरेटिवली ईजी टू मॉडरेट. काफ़ी ईजी लेवल की मैथ्स आई थी. जीके वाज मॉडरेट एंड इंग्लिश वाज आल्सो मॉडरेट. तो ये एग्ज़ाम उतना ज़्यादा टफ नहीं था, काफ़ी इजी लेवल का एग्ज़ाम आया था इस बार एनडीए का. बेसिक से सवाल काफ़ी थे. और आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा एनडीए क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, बोथ मैथ्स एज वेल एज गेट. In this particular video, I will start with GAT question paper and first of all GS section. We will start with general knowledge section and after that we will complete all the subsequent session. In this part, we will discuss 15 questions beforehand. So this is set in front of me and first question related to GS is this. It is repeated question. कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल आपके इंडिया में, एक बार और पूछा जा चुका है. लाइट ईयर से ऊपर. लाइट ईयर होता क्या है? हाउ यू डिफाइन अ लाइट ईयर? लाइट ईयर हम बोलते हैं कि इट इज़ एक जो लाइट है, लाइट की स्पीड कितनी बोलते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये अर्थ पे कितने टाइम में आ जाती है? सन से अर्थ तक लगभग 8 सेकंड के आसपास हम इसे नियरली मानते हैं. तो इन जिन दोनों की अगर हम वेलोसिटी, और ये क्या है? वेलोसिटी है आपका, यानी कि स्पीड जो भी है, और ये टाइम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा डिस्टेंस. सो इट मीन्स व्हाट लाइट ईयर रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो हमें मेजर करनी होती है, फॉर एग्जांपल सन से अर्थ की जो हम डिस्टेंस बताते हैं वो 1 लाइट ईयर के इक्विवेलेंट बताते हैं. ऐसे हमें फर्दर जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजर करना है उसके लिए हम लाइट ईयर एज अ मेजरमेंट टूल यूज़ करते हैं. सो 1 ऑप्शन ट्रू होगा. 1 ऑप्शन ट्रू होगा तो बाकी जो ऑप्शन है वो खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता था. सकते हैं कि लाइट ईयर एक ही चीज को डिफाइन कर पाएगा, तो डिस्टेंस को या फिर टाइम को या फिर इंटेंसिटी को. तीनों को साथ में नहीं कर सकता. तो लाइट ईयर रिप्रेजेंट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस. सो आंसर होगा आपका डी. याद रखना, ये सवाल कई बार आया है और रिपीट होने के चांस रहते हैं. एनडीए में आपके काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्पेसिफिकली इन जनरल साइंस सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, ये भी सवाल इनडायरेक्टली रिपीट हुआ है. मैं बताऊंगा सवाल क्या बना था और ये सवाल इस बार क्या बना है. 0 डिग्री से ये पूछा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है. ये कुछ बेसिक सा सवाल है. हमें ये सब पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर हम ये एज्यूम करते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. बट कभी सोचा है कि क्या किस टेम्परेचर पे हम एज्यूम करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर? ये 4 या 0, ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं बेसिक नॉलेज से कि 100 और 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं होती है डेंसिटी, होती 1000 ही है. बट अब डाउट आएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है. देखिए, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस कुछ पेक्यूलर फिनोमिना अपना बिहेवियर शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, ये नॉर्मल किसी टेम्परेचर पर वाटर रखा हुआ था, उसे मैं आइस में फ्रीज करना चाह रहा हूँ. तो क्या जब T से 4 डिग्री सेल्सियस तुम जाओगे, इस टाइम दौरान जो उसकी वॉल्यूम है या फिर डेंसिटी है, ये क्या करेगा? ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा. मीन टू से इसकी डेंसिटी कम होगी. एज यू नो, आइस की डेंसिटी आपकी कम होती है वाटर से, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा. और 0 से 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो रेंज है ना, इसमें वाटर कुछ टाइम के लिए एक्सपेंड करता है. अगर हम फ्रीज कर रहे हैं वाटर को, तो मीन टू से मैक्सिमम उसकी डेंसिटी कहाँ रहेगी? मैक्सिमम रहेगी 4 डिग्री सेल्सियस पे. ये सवाल था आपका पे एक बार एनडीए में कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है. ये सवाल था 4 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, और होती कितनी है? वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जो हम एज्यूम करते हैं अपने कैलकुलेशंस में. अब देखिए, इससे और चीज़ें हम क्या सीख सकते हैं, कैसे और सवाल करा जा सकता था. ये लाइक 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 1000 है, हम कंफ्यूज हैं. बट आपको एक बात पता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या बन जाता है? इट बिकम्स आइस. ठीक है, आइस बन जाता है. अब बात आती है आइस और वाटर, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी कम है? रो आइस और रो वाटर को अगर मैं कंपेयर करूं तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी कम है, ये आप पता लगा सकते हैं नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से. फॉर एग्जांपल, आइस जो है वाटर पे फ्लोट करती है, वो तैरती है, डूबती नहीं है. अगर तैरती है उसकी तो डेंसिटी कम होगी ना. अगर डेंसिटी आइस की वाटर से ज्यादा होती, सो इट विल सिंक डाउन, ये डूब जाती, ये तैरती नहीं. अगर ये तैर रही है तो इसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी. तो इट इंप्लाइज आइस की डेंसिटी वाटर से कम होगी, तो रो आइस लगभग कितनी होगी? 1000 से कम होगी, क्योंकि वाटर की तो हमें 1000 पता है. तो ये ऑप्शन जो है आप किस लॉजिक से एलिमिनेट कर सकते थे कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मस्ट बी बिलो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इससे आपका आंसर ए निकल जाता.
दो तरीके से मैंने सवाल बता दिया, एक तो आपका नॉलेज बेस होता है जिससे सवाल होते हैं, और दूसरी चीज जो आपको हेल्प करती है वो लॉजिक एंड कॉमन सेंस. इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस व्हेन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर्स, आई विल स्ट्रेच मोर ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट कि आपको लॉजिक और कॉमन सेंस एग्जाम में कैसे यूज करना है टू टैकल मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये 3 साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और इनका रोल पूछा है कि किसने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. देखिए, आपने इनका नाम सुना होगा, जेम्स चैडविक, एल्बर्ट आइंस्टीन और मैरी क्यूरी. एल्बर्ट आइंस्टीन इजी था मैच करना. एल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था उसने. जब आप इसे मैच करते हैं तो आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका आंसर डायरेक्टली डी निकल जाएगा. दिस इज एलिमिनेशन टेक्निक. 3 चीजें दी हैं. आई एक्सपेक्ट कि आपको नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूं कि चैडविक और मैडम मैरी क्यूरी का आपको नहीं पता है, बट आइंस्टीन का आपने सुना है, आई एम एज्यूमिंग. तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मैच करेंगे, उससे आपका 2 और 1 दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका आंसर निकल के आएगा डी, मैडम मैरी क्यूरी. ठीक है, समझ आ रहा है ये ट्रिक. देखिए, अब एक चीज और समझना हमें यहाँ पे, जब भी वो मैचिंग देता है ना यूपीएससी, 3 देता है और उसमें बोलता है कौन सा करेक्टली मैच है, तो मैक्सिमम बार पता है क्या होता है, वो 2 ऑप्शंस को पलट देता है. चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों को उलट के डाल दिया. तो जो इकलौता वाला ऑप्शन जो आपका बचता है ना, 90% वो ऑप्शन करेक्ट होता है. ये ट्रिक्स आपको तब लगानी है जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपको कुछ नॉलेज समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या, तो आप इस बेसिस पे जा सकते हैं. बट ये नॉलेज बेस से भी सवाल टैकल किया जा सकता था, ये ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं था. ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ चीज़ें और जान लेते हैं आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम, जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं, इंडिया में रिपीटेडली पूछे जाते हैं इवन. देखिए, आइंस्टीन को पहली बात तो याद रखना, नोबेल प्राइज जो मिला था ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था. आइंस्टीन के हम 3 कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं. एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड वन इज कुछ स्कैटरिंग का फिनोमिना था उसका, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द नेम. और एक तीसरा जो मेन था वो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वल टू mc². हम सोचते हैं कि आइंस्टीन को जो नोबेल मिला होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट. आइंस्टीन गोट नोबेल प्राइज फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसके ऊपर नोबेल मिला है, ये याद रखना है, पूछा जाता है. बेसिक बात लग रही है, बहुत कॉमन सेंस की बात लग रही है, बट ये फंसाती है. वो दे देगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन को नोबेल मिला है और हम इसे ट्रू मान लेंगे. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. नोबेल आइंस्टीन को मिला है, बट इन द फील्ड्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो, अगर कोई एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट यानी कि जो फोटोन्स यानी कि लाइट के ऊपर रिएक्ट करेगी. अब यहां से तुम इस पर लाइट रेज डाल रहे हैं. ठीक है, पहली बात जो आइंस्टीन ने बताई, जो लाइट रेज है ना, ये डिस्क्रीट पैकेट से बन के बनी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बन के बनी है, जिसे हमने बोला फोटोन्स. पहली बात तो आइंस्टीन ने यही बता दी कि फोटोन क्या होता है, फोटोन का इंट्रोडक्शन कर दिया. जो एनर्जी है ना रेज में, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज फोटोन्स. और हर एक एनर्जी, फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, जिसे हम hc/λ भी लिख देते हैं. तो एच न्यू की एनर्जी तुम इन पे इंपार्ट कर रहे हो, तो इससे जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जब तुम इस पे लाइट डालोगे, कि जिसके बाद ये जो इनके बीच का बॉन्ड्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच के जो इंटरनल बॉन्ड्स है, वो ब्रेक कर दोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है. तो इलेक्ट्रॉन आप एमिट करा सकते हो ड्यू टू फोटोन्स, यानी कि लाइट के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन्स एमिट करा सकते हो. दिस इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हो, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसको एक जनरलाइज इक्वेशन में आइंस्टीन ने लिख दिया, इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. व्हाट इज फाई नॉट? दिस इज वर्क फंक्शन, कि मिनिमम एनर्जी जो तुम्हें सप्लाई करनी है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर तुम एच न्यू जो सप्लाइड एनर्जी है फाई नॉट से कम दोगे, तो ये ब्रेक होगा नहीं बॉन्ड, और ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एमिट होंगे नहीं. इन्हें अगर तुम्हें इजेक्ट कराना है तो एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन फाई नॉट. ठीक है, ये थोड़ा बेसिक्स मैंने तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया. इन फर्दर वीडियो हम इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा. थोड़ा बड़ा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. और 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स आपके इंडिया में बेसिक लेवल की आती है. So we are moving into the next questions. LED की फुल फॉर्म पूछा है, ये बहुत बेसिक सवाल है. We cannot afford missing out this type of question. एक एग्जाम की कट ऑफ इस तरह के क्वेश्चन डिसाइड करते हैं जो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन होते हैं. जब पूरा एग्जाम एनालिसिस करा दूंगा, मैं डिस्कस कर लूंगा पेपर, उसके बाद हम हर सेक्शन के इजी क्वेश्चंस काउंट करेंगे. उससे हमें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन करने लायक होते हैं पेपर में. ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते. इसका आंसर लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडी. एलईडी की फुल फॉर्म ये हमें पता होनी चाहिए. तो एलईडी की डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी गई है, ज़्यादा टिपिकल सवाल ये था नहीं. ऐसी है. जनरल साइंस बेसिकली काफ़ी ट्रिकी नहीं आई थी, फिजिक्स तो स्पेशल में काफ़ी ईजी थी. स्टेटमेंट दिया कुछ, उसमें पूछा ट्रू फॉल्स क्या है. फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स
वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, मीन टू से जब आप कभी कोई बॉडी रखी है, उसका आप एफबीडी वगैरह ड्रॉ करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आप इसके कॉन्टैक्ट में लगाते हैं ना, इस पे भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और जो दूसरी बॉडी इसके भी कॉन्टैक्ट, इनके कॉन्टैक्ट की वजह से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। तो इतना स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ट्रू। आगे का स्टेटमेंट देखते हैं, वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने मैग्नेटिक फोर्स का आइडिया लिया होगा, लाइक एक करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या ये इस वायर को कट करता है? क्या वायर से कॉन्टेक्ट कर रहा होता है ये मैग्नेटिक फोर्स? नो, नेवर। तो ये भी आपका ट्रू हो गया, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट। तो दोनों पार्ट ट्रू हो गए स्टेटमेंट के, तो ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट विल बी ऑलवेज ट्रू कि फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है एंड वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे चलते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, पता है तो पता है, नहीं पता तो इसमें हम ज़्यादा लॉजिक लगा नहीं पाएंगे। अगर पता है तो अटेम्प्ट कर दो, नहीं पता तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो इसका आंसर आपका बी है, HOBr इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड। ये देखिए, कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फीयर। पहले तो ये बात, ये थोड़ा ज्योग्राफी डिस्कस कर लेते हैं, एक्सोस्फीयर होता क्या। जब हम यहाँ अगर अर्थ बना देता हूँ मैं, इसके एटमॉस्फेयर को कुछ सेवरल लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर आता है, उसके ऊपर मीजोस्फीयर आता है, उसके ऊपर थर्मोस्फीयर आता है और सबसे बाहर आ जाता है आपका एक्सोस्फीयर या फिर आइनोस्फीयर। ठीक है, तो अब ये पूछा है एक्सोस्फीयर यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर जो है सन, अर्थ के बाहर का, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर का ये पार्ट, ये तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का पार्ट हो गया। एक्सोस्फीयर लगभग अर्थ के एटमॉस्फेयर का बाहर का पार्ट, उसमें कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा मिलेंगी। देखिए, ये नॉलेज वाला सवाल है, लेकिन इसे लॉजिक से भी कर सकते हैं अगर आपने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का थोड़ा आइडिया है तो। देखिए, जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था, जो हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है, जब बिग बैंग थ्योरी पहला एक आइडिया दे देता हूँ, वो है क्या। पहले बोला गया कि एवरीथिंग वाज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। एवरीथिंग मीन्स मास, एनर्जी, मैटर। मास की जगह मैटर लिख लीजिए, मास अभी नहीं बोलते हैं, मैटर, एनर्जी एंड टाइम, ये सब एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड था, इसे बोला गया सिंगुलैरिटी। ठीक है, उसके बाद एक एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ और ये सब चीज निकलने लगा, इसे बोला गया बिग बैंग थ्योरी। ये जो धमाका हुआ ना पहला, ये सब चीज एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड था, टाइम, एनर्जी, मैटर। मैं बात कर रहा हूँ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो की। ठीक है, ये सब एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड था, धमाका हुआ, ये सब टाइम, एनर्जी, मैटर का जन्म हुआ और तुम्हारा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। उसके बाद कुछ टाइम में जो टाइम और एनर्जी, मैटर जो यहाँ बने हैं आपके, अब बात होगी एनर्जी। एनर्जी कैसे बनी है? एनर्जी बनी थी हाइड्रोजन की फॉर्म में, और हाइड्रोजन मैटर था। मैटर के आप 5 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोर-आइंस्टीन। तो जो प्लाज्मा स्टेट है ना, इस वक्त जो हाइड्रोजन बड़ी थी, इट वाज इन प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट में थी इसलिए ओपेक था। प्लाज्मा जो है आपका ओपेक होता है, ओपेक यानी कि जिसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी। तो ओपेक था प्लाज्मा। बाद में थोड़ा हाइड्रोजन तुम्हारा कूल डाउन और टेम्परेचर वगैरह चेंजेस हुए, तो उसके बाद ये ओपेक एटमॉस्फेयर कन्वर्ट हो गया। जो प्लाज्मा स्टेट थी ना, ये कन्वर्ट हो गई गैसियस में, और ये गैस में कन्वर्ट हो गया। जो तुम्हारा ओपेक एटमॉस्फेयर था, इट बिकेम ट्रांसपेरेंट। उसके बाद से आपका एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट हुआ। तो हमें यहां से क्या लेना था? हाइड्रोजन सबसे पहले बनी। हाइड्रोजन के बाद तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन ये स्टार्ट हो जाती है आपकी। उसके बाद हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं और आपका बना देते हैं हीलियम। हीलियम का इजाद हो जाता है। तो जो आपका आउटर एटमॉस्फेयर है ना सोलर सिस्टम का, उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट जो गैसेस मिलती है ना, दीज आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। इससे आप फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑफ योर अर्थ भी बोलते हैं। फर्स्ट एटमॉस्फेयर, डायरेक्ट सवाल कुछ भी बन सकता है इनमें कि फर्स्ट एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस थी, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन सी गैसेस का आपके यूनिवर्स में, या फिर सबसे पहले कौन सी गैस बनी। कुछ भी सवाल बन सकता है, आंसर होगा हीलियम एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले बनी थी हाइड्रोजन, उसका फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन स्टार्ट होती है, फ्यूजन से उसका हीलियम बन जाता है। आफ्टर दैट सब्सिक्वेंट गैसेस आएंगी। सबसे पहले एलिमेंट या मेटल, जो एलिमेंट अगर या फिर गैसेस पूछे तो दीज वर हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब भी ये मिलक रहा है ना, नोट ये घपला कर देता है वर्ड, इससे पहले आप एनसर्कल कर लिया करो ध्यान से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी चीज यूज नहीं होती है? सोडा एल्यूमिनियम यूज होते हैं। वैसे थोड़ा ऐसा सवाल है जिसका नॉर्मली एस्पिरेंट तैयारी नहीं करते हैं और एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ऐसा सवाल आएगा। इफ यू वांट टू स्किप दैट क्वेश्चन, आप इसे छोड़ के आगे बढ़ सकते थे एग्जाम दौरान में, बट फिलहाल हम इसका डिस्कस करें आंसर, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका बोरेक्स आंसर है, बट इसका जिप्सम में भी मैं डाउटफुल हूँ।
डी भी इसका आंसर हो सकता है, बट आई विल गो विद बोरेक्स। ठीक है, ये थोड़ा इस जनरल नॉलेज का ही सवाल है, इसमें ज़्यादा हम लॉजिक लगेगा नहीं, पता है तो पता, नहीं पता तो नहीं पता। ये केमिस्ट्री वाले ज़्यादातर सवाल ऐसे ही होते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत ईजी हो जाता है सवाल, अगर नहीं पता तो आप कहीं से भिड़ा नहीं सकते कि लॉजिक क्या फिट बैठ सकता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लॉजिक लगाना। लाइक ये सवाल है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये एग्जिट इज आपका 10th की केमिस्ट्री में दिया हुआ है, एक कॉपर वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें ये डायरेक्ट प्रोसेस ही दिया हुआ, उसमें दिया हुआ सॉल्यूशन कौन सा यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह, तो इट इज कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन यूज होता है, ये याद रखना, दोबारा रिपीट हो सकता है सवाल, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज़्यादा लगा नहीं पाएंगे लॉजिक वगैरह इसमें। ऐसी सोल्डर पहले समझ लो सोल्डर क्या होता है। एक सोल्डरिंग वायर देखा होगा आपने, कभी आपके फ़ोन में चिप वगैरह खराब हो रहा है, कुछ वायरिंग वगैरह कराने जाएँ आप, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चिप्स वगैरह काम होते हैं उनमें वो सोल्डरिंग वायर यूज़ करते हैं, वो तार वगैरह जोड़ने के लिए। वो सोल्डर एक एलॉय होता है, किसका बना होता है ये हमें पता होना चाहिए, लेड एंड स्ट्रोंसियम, एसपीवी एंड एसएन, इनसे बनकर वो बना होता है। डायरेक्ट सवाल बनेगा, इसके ऊपर ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, पता है तो पता है। अगला क्वेश्चन है डाई हाइड्रोजन H2 के बारे में नॉट करेक्ट पूछ रहे, नॉट करेक्ट। H2 इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, लाइटर तो है एयर से, बिल्कुल सही है, एयर से लाइटर है तभी तो ऊपर उठ पा रही है हाइड्रोजन, अगर भारी होती तो नीचे दब जाती, तो ट्रू हो गया, इसे एलिमिनेट कर दो, ट्रू यानी कि एलिमिनेट कर दो, ट्रू लिख दो, क्योंकि ये नॉट करेक्ट पूछा है, कंफ्यूज करता है। H2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, इनर्ट यानी कि रिएक्शन नहीं करता है, अनरिएक्टिव, ड्यू टू हाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये बोला है जो हाइड्रोजन तुम्हारा वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट रहता है, क्यों, क्योंकि जो उसका बॉन्ड है ना, इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा है कि वो एनर्जी से मिल नहीं पा रही जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाए। एग्जैक्टली ट्रू, तभी तो आपको वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं H+ और OH- सेपरेट करने के लिए। हाइड्रोजन इनर्ट क्यों है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि जो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना वो इतनी ज़्यादा है जो एनर्जी से मिल नहीं पा रही, उसके बाद वो H और H दोनों कंबाइन रहेंगे, अलग अलग आयन बन के नहीं टूटेंगे। H2 reacts with alkali metals at high temperature to yield metal hydrides, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ट्रू है, इसे भी एलिमिनेट करेंगे। तो बचाइए सिन गैस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, सिन गैस का मैंने एक्सपेक्ट किया था इस बार सवाल बनना चाहिए उस पर। मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 इज नोन एज सिन गैस, नो NO2 नहीं होता, इसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन इज नोन एज सिन गैस, तो ये आपका नोट करेक्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एस्पिरेंट को ये पॉइंट पता नहीं होता है कि सिन गैस में क्या क्या होता है, बट एक्चुअली जीएस की प्रिपरेशन करते हुए हमें इन चीज़ों का थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। सिन गैस, वाटर गैस, टीयर गैस। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैज द सेम वैलेंसी। इजी सवाल है, वैलेंसी दो तरीके से चेक कर सकते हो, या तो आउटर सेल में सारे, मतलब एक ही तरीका, आउटर सेल में सारे इलेक्ट्रॉन चेक करना है आपको, जिसमें सेम हो सब, तो सेम ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे उनमें सेम होगा। पहले देखिए, एक सेम ग्रुप के एलिमेंट, यानी कि जो वर्टिकल ग्रुप में सेम होंगे एलिमेंट उनकी वैलेंसी सेम होगी। तो इसमें अगर नीचे से ऑप्शन देखें, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम, आप पाएंगे सेम ग्रुप में लाइक करते हैं। सेकंड में Mg, Ca एंड 56 एटॉमिक नंबर वाला बेरियम, तो सेम ग्रुप में लाई करके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दे हैव द सेम वैलेंसी। इजी सवाल था ये, आपको अटेम्प्ट करना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। अब ये एब्सोल्यूट जीरो किसके इक्वल होता है, इट इक्वल्स टू 0 केल्विन। 0 केल्विन, अब 0 केल्विन का मतलब क्या है, 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ये इजी सवाल था, ये हमें सही करना था। ठीक है, न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर्स, फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल, शैल रीड द सेम, यानी कि जो फ़ारेनहाइट स्केल में जो रीडिंग आ रही है, मान लो एक्स मेजर कर रहा है, एक्स फ़ारेनहाइट, और ये एक्स डिग्री सेल्सियस, ये दोनों रीडिंग सेम आ रही है, कितने टेम्परेचर पे सेम रीडिंग शो करेंगे। पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का रिलेशन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। F = 9/5 C + 32, ये होता है आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन। अब यहाँ से हम F और C इसने सेम बता दिया, x पुट करके हमें सिर्फ इक्वेशन सोल्व करनी है, इजी इक्वेशन है, इजीली सोल्व हो जाएगी। इसे जब आप करेंगे एडजस्ट, तो ये बनेगा, ये 8 बार कटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस बोलो या फ़ारेनहाइट बोलो, दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि रीडिंग सेम दे रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है और वैसा, ये इस बार CDS, एक बात याद रखना, जब भी कोई NDA एग्जाम हो ना, तो CDS और CDS बेसिकली उससे डिफरेंट मानना बेसिकली GS को, GS एंड इंग्लिश। CDS और NDA इन दोनों का GS एंड इंग्लिश का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट क्या डिट्टो सेम होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है कि फिजिक्स इसमें आ जाती है आपकी 12th लेवल की, उसमें CDS में रेयरली कभी आती है 12th की फिजिक्स। और इसमें क्या होता है, लाइक आपका सवाल बहुत रिपीट होते हैं, लाइक जो लास्ट ईयर CDS में आया ना वो इस साल NDA में आएगा, ये वो एग्जाम्पल है सवाल का। आप CDS 1 2020 पेपर उठा के देख सकते हैं।
CDS 1 2020, उसमें ऐसा मिलता जुलता कुछ सवाल पूछा गया था कि प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, रियल और वर्चुअल। पहली बात ये याद रखना, प्लेन मिरर जो आपकी इमेज बनाएगा दैट विल बी वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज देखते ही आपको AOD ऑप्शन बाहर करना था क्योंकि यहाँ रियल दे रखा था। अब आपके पास बचेंगे दो ऑप्शन, वर्चुअल एंड नियरर द ऑब्जेक्ट। देखो एक बात आपने सुनी होगी, जो प्लेन मिरर होता है अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से x डिस्टेंस पर रखता हूँ तो उसकी जो इमेज है ना तो वो भी आपकी x डिस्टेंस पर ही मिलती है, वो सेम डिस्टेंस पर होती है, नियर या फार नहीं होता, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और वर्चुअल एंड लेटरल इन्वर्जन, ये आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब आप प्लेन मिरर में देखते हैं तो आपका राइट हैंड लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट हैंड राइट दिखता है, दिस इज लेटरल इन्वर्जन, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, आंसर निकलेगा सी। तो ये अभी तक हमने 15 सवाल डिस्कस करे, बेसिकली मोस्टली जनरल साइंस का ये सेक्शन था। आपने देखा काफ़ी ट्रिकी सवाल नहीं है, जो ट्रिकी सवाल है वो आपकी कट ऑफ बेसिकली डिसाइड करेंगे नहीं, नॉट एट ऑल, कुछ असर नहीं डालेंगे आपकी कट ऑफ पर। जो असर डालेंगे वो हैं आपके ईजी सवाल, उन्हें हमें गलत नहीं करना है, वहाँ हमें मार्क्स खींचने हैं। तो इस वीडियो में अभी हमने 15 सवाल डिस्कस करें GS सेक्शन के। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू इन द सेम, और धीरे धीरे इस पूरे पेपर के एनालिसिस के दौरान मैं आपको कुछ इंसाइट देने का ट्राई करूंगा कि इन क्वेश्चन पेपर्स को लिमिटेड नॉलेज के साथ साथ कैसे डील करना है अलॉन्ग विद द यूज ऑफ सम लॉजिक एंड कॉमन सेंस, और क्या कोर टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कमांड करनी है। तो लाइक जैसे हमने आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल देखा तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा बेसिक्स आपको बता दिया, तो यही मैं थोड़ी स्ट्रैटेजी रखूंगा इस वीडियोज़ में। कोई भी जो सवाल आते रहेंगे उसके बेसिक्स पे भी आपका इंसाइट देता रहूंगा, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं, सवाल के साथ साथ सवाल से ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ठीक है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कुछ ईजी सवाल पूछ लिया, अगली बार थोड़ा कुछ डीप में पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। तो वी विल कंटिन्यू द सेम, सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टाइम बिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।